जैसे रिहैब्स में एडिक्शन के पेशेंट्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स जो आते हैं डी एडिक्शन सेंटर्स में, मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के जो है ऐसे ट्रिगर होते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं और कई बार वो एकदम से ओपन अप नहीं हो पाते हैं, मगर कहानी के ज़रिए जो एक कहानी का एक सफ़र रहता है, जो हमारी यात्रा रहती है, उस दौरान वो किसी उस मोमेंट में पहुंच पाते हैं और कई बार वो जज्बाती हो जाते हैं या फिर अपने आप को उस जगह जाके माफ़ कर पाते हैं। तो जब लोग इतनी हल्की फुल्की सी कहानी सुनते हैं तो तब उनको रियलाइज होता है कि अच्छा मेरा दही भल्ला मोमेंट था क्या, मेरा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है क्या एक्चुअली। तो तब वो एक्चुअली सोचते हैं और उनको समझ में आता है कि ये कभी सोचने का मौका मिला नहीं, या फिर हम एक मैराथन में रहे कि हम ये इतनी छोटी सी चीज जो है ना सोचना भूल गए। Have you ever met like someone have appreciated after listening your story, जो आपको लगा कि उन्होंने appreciate किया कि हाँ this is the story, it's helped me a lot? मुझे ऐसा लगता है कि आप जब रनिंग करते हो तो आप वो रनिंग सिर्फ आपकी रनिंग सिर्फ आपके लिए नहीं है कि जाने का है, आप बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ते हो, आपकी पेन, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी ये सब कुछ छोड़ देते हो। जब भी हम कभी किसी से बात करते हैं ना, लोग दिल और दिमाग के बारे कनेक्शन की बात करते हैं। कोई बोलते कि दिमाग की सुननी चाहिए, कोई बोलते कि दिल की सुनना चाहिए। आपको क्या लगता है? लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स से शिकायतें हो जाती हैं कि आपने परवरिश अच्छी नहीं की, आपने मुझे खिलौना नहीं दिलाया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पर आपको पता नहीं होता माँ बाप क्या जो है कुर्बानी दे रहे हैं। तो दैट स्टोरी इज अबाउट दिस। यू आर राइट। ओके, सो आई हर्ड अबाउट यू दैट रिहाब में आप लोगों को हेल्प करते हो, ओके, फ्रॉम द स्टोरी टेलिंग एंड आप लोगों को उसमें आपके जो उनकी ट्रॉमा होते हैं, जो आपको उनके पर्सनल इश्यूज होते हैं, उस स्टोरी टेलिंग से उनको आप हेल्प करते हो। मुझे थोड़ा बताएंगे किस किस तरह से आप हेल्प करते हो? कहानी सुनाना जो है, कहानी लिखना और कहानी सुनाना अपने आप में ना बहुत बहुत वास्ट चीज़ है। हमें दूर से ऐसे लगता है कि अच्छा सीता गीता जो है नदी पे गई, मटका भर लाई, बातचीत की, फिर वापस आ गई। तो हमें अभी तक कहानी का यही पता था कि दादी माँ जो है वो बचपन में सुनाती थी, नानियाँ बचपन में सुनाती थी अंगीठी के पास बैठा के। पर कहानी जो है इतनी गहरी चीज़ होती है कि आपको बैठे बैठे वो एक ट्रैवल करा देती है। सो ट्रू। तो जैसे रिहैब्स में एडिक्शन के पेशेंट्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स जो आते हैं डी एडिक्शन सेंटर्स में, मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के जो है ऐसे ट्रिगर होते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। ओके। और कई बार वो एकदम से ओपन अप नहीं हो पाते हैं, मगर कहानी के ज़रिए जो एक कहानी का एक सफ़र रहता है, जो हमारी यात्रा रहती है, उस दौरान वो किसी उस मोमेंट में पहुंच पाते हैं और कई बार वो जज्बाती हो जाते हैं या फिर अपने आप को उस जगह जाके माफ़ कर पाते हैं, तो वो फ्री हो जाते हैं। Okay. तो कहानी का जो है इतना गहराई से असर होता है। तो इसीलिए जब मेरी जो फ्रेंड है अनीता यादव, वो बहुत बड़ी एथलीट है, मतलब काफ़ी फेमस, तो उनका ये आइडिया था कि अच्छा तू जो है ना कहानी अच्छी सुनाती है, और उन्होंने मेरी हसल देखी भी थी जब मैं नई नई कहानीकार बनी थी और मुझे सब कुछ करना था कि यार कहानी में वज़न ले आऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो उन्होंने वो हसल देखा, उन्होंने फिर ये देखा कि ऐसे ये बहुत हार्ड वर्किंग है, तो उनको ये समझ में आया कि इसकी कहानी सुन के लोग रोते हैं। अच्छा। तो अगर रिहैब में आके वो कहानी सुनाएगी तो लोगों पे असर अच्छा होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा और कुछ चीज़ जो वो ढूंढ रहे हैं शायद वो मिल पाए। क्योंकि होता है ना कि कला का एक जरिया होता है आप तक पहुंचने का। आप किसी भी परेशानी में हैं, आप कोई भी साधन ढूंढेंगे। जैसे आपने किताब पढ़ी, आपने 2 पैराग्राफ पढ़े, जो आपकी उलझन होगी ना उसका कुछ रिलेटेबल उसमें मिल जाएगा। आपने मूवी चलाई, वेब सीरीज में 3रा एपिसोड में 20वें मिनट पे कुछ ऐसा आ गया, आप लोग कह रहे यार दिस इज माई लाइफ। आपने अचानक से कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, आपने ऑटो में बैठ के, बस में बैठ के गाना चलाया, एंड देन यू रियलाइज कि यार ये लाइन मैंने सुनी है कई बार पर ये अभी हिट कर रही है। तो कला का ऐसा ही जरिया होता है कि जिस चीज़ों में आप उलझे हैं, गुत्थियों में उलझे हैं, आप कोई भी कला का सहारा लेंगे वो चीज़ निकल आएगी। सो मुझे आप जानना है कि जैसे कि एक पर्टिकुलर बात करें एक सब्जेक्ट पे, मतलब आप एग्जैक्टली जो कहानी बताते हैं उनको किस तरह से हेल्प करता है? सब लोग अगर साथ में बैठे हैं, जैसे 10-15 लोग हैं, तो आपको एक ऐसी कॉमन कहानी जो है ढूंढनी पड़ेगी जो सबके जिंदगी में जो है रिलेट कर पाए। तो उस केस में जो बचपन की कहानियाँ होती हैं,
बचपन में हमें कैसा महसूस होता था, क्या क्या चीज़ें करते थे, वो चीज़ें बोलती हूँ। बाकी जो घरेलू किस्से होते हैं, और होता है ना कि घर में बहुत रोलर कोस्टर राइड चलती रहती है, तो वो किस्से सुना देती हूँ। और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, और वो सारी कहानियाँ वो हैं जितनी मैंने लिखी हैं। जो मेरी पहली किताब आई थी उरूज, सो उसमें वो कहानियाँ सब वो थी जो मेरे साथ हुई थी, तो वो एज अ थर्ड पर्सन लिखी गई है। तो जैसे एक कहानी है जिसमें मेरी मदर का ऑपरेशन जो है होना था, नी रिप्लेसमेंट, तो मैंने अपने कैरेक्टर का एक नाम रख दिया, मम्मा के किरदार का एक नाम रख दिया। ठीक है। और वो शॉर्ट इंसिडेंट ये था कि हम फोर्टिस हॉस्पिटल में थे, और रात भर मैंने उनसे बातें की। होता है ना कि यार मम्मा को चिल अप करना है ताकि मम्मा को जो है नर्वस नहीं लगे, एंड ये आई एम विद यू ऐसे। और जब उनको ले जाने लग गए नेक्स्ट सुबह, कपड़े वपड़े तैयार करके और नहला धुला के ऐसे, और मुझे दिमाग में आया कि मैंने मम्मा से बहुत सारी चीज़ें पूछ ली, मैंने एक चीज़ तो पूछी नहीं, पता नहीं ऐसे ही। और उनको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग चुका है। मैंने स्ट्रेचर रोक के जो है फिर ओटी में जाने वाली है, मैं तब पूछ रही मम्मा आपका ना सबसे यादगार लम्हा क्या था। मम्मा ने आधे नशे में देखा, मम्मा ने वो दिमाग में होता कि क्या पागल है ये। और मम्मा ने कहा तुम्हारे वालिद साहब के साथ मुझे सेठ गली के दही भल्ले खाना पसंद था। वो मेरा सबसे यादगार लम्हा था। एंड देन मुझे लगा कि यार ईटिंग दही भल्ला विद पापा इज लाइक मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। हाउ? फिर जब मैंने रिफ्लेक्ट किया और फिर मुझे याद है कि यार सेठ गली कहाँ, फिर मैंने सर्च किया क्योंकि अभी तक ये कीवर्ड मैंने सुना नहीं था। और फिर मैंने सर्च किया, वो आगरा में एक सेठ गली है। सो एक टाइम पे हलवाई जो हैं पूरे वहाँ पे थे, और एक टाइम पे सेठ और हलवाई आगरा को चलाया करते थे 1960s 1950s 70s। सो मेन ये होता है कि जब आप किसी भी क्रिटिकल स्टेज में हैं, या फिर एक होता है कि जब आप ओटी के अंदर जा रहे हैं, कितना भी माइनर ऑपरेशन क्यों ना हो, एक आपको ये होता है कि ऑल इज वेल के साथ भी कि कुछ भी हो सकता है। So true. तो उस वक्त जो है ना, आप कुछ भी शायद दुनिया की मेटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं बोलेंगे, आप वो चीज़ें बोलेंगे जो बहुत छोटी हैं। सो मेमोरेबल चीज़ आपके लिए वो हो जाती है कि अगर आप अपने हमसफ़र के साथ, सड़ी गर्मी हो रही है आगरा में ना, इतनी गर्मी होती है कि हड्डियाँ पिघल जाएं, और उसमें आप अपने हमसफ़र के साथ दही भल्ले भी खा रहे हैं, तो इतनी खूबसूरती भरी चीज़ हो जाती है। तो तब मुझे ये लगा था कि अरे वो चीज़ बड़ी बढ़िया हुई जब मम्मी डिस्चार्ज हो गई, हम उनके घर पे लेके आए हैं, उनका सारा काम कर दिया। सो पेरेंट्स जब बीमार होते हैं तो मैं उनकी आई एम द परमानेंट नर्स। और जब वो सो जाती थी तो मैं अपना लैपटॉप खोलती थी, फिर मैं ये कहानी लिखती थी। अच्छा। और होता है ना कि बहुत जज्बातों से लिखी गई कहानी, इंसिडेंट तो छोटा सा है, फिर जब आप इसको पूरा स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक लिखते हैं कि हॉस्पिटल में कैसे गए, उस वक्त क्या जज्बात थे, जब उनको वापस लेके आए क्या जज्बात थे, और रियलाइजिंग कि एक्चुअली लाइफ इज ऑल अबाउट द स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स। ट्रू, सो ट्रू। एंड देन आई नेम्ड द स्टोरी सेठ गली की दही भल्ले। और उस कहानी को सुनाने के बाद मैंने देखा है कि वैसे तो खाने के बारे में है, और ये कि हाउ योर लाइफ इज लाइक अ दही भल्ला, फिर मैंने वो भी थोड़ा सा डालने की कोशिश की है। तो जब लोग इतनी हल्की फुल्की सी कहानी सुनते हैं तो तब उनको रियलाइज होता है कि अच्छा मेरा दही भल्ला मोमेंट था क्या, मेरा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है क्या एक्चुअली। तो तब वो एक्चुअली सोचते हैं और उनको समझ में आता है कि ये कभी सोचने का मौका मिला नहीं, या फिर हम एक मैराथन में रहे कि हम ये इतनी छोटी सी चीज़ जो है ना सोचना भूल गए। और तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों से जो है हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं। एंड आई हेल्प पीपल टू डू सम टाइम ट्रैवल and reflect. Have you ever met like someone have appreciated after listening your story? जो आपको लगा कि मतलब उन्होंने appreciate किया कि हाँ this is the story, it's helped me a lot. Yes. Okay. What happened? मुझे याद है 2019 की बात है, सनत कड़ा फेस्टिवल दिस लखनऊ। और लखनऊ का ये है कि वहाँ के आर्टिस्ट को लगता है कि दिल्ली वाले आर्टिस्ट जो हैं उतने मतलब तहजीब में आके नहीं हैं, तहजीब से बोलते नहीं हैं। तो उनको पहली बार तो ये लगा कि मैं दिल्ली की आर्टिस्ट नहीं हूँ। Okay. तो उनको कुछ खास उम्मीदें थी नहीं, उनको ये था कि दिल्ली वाले लगता है सिर्फ पार्टी कर रहे होते हैं। और जब दास्तान गोई पूरी हुई तो उसमें ये था कि 8 साल का बच्चा भी था, ठीक है, और 80 साल के बुजुर्ग, 80 साल के लोग भी आए हुए थे। और तब मैंने कहानी सुनाई थी साइकिल की सवारी, जिसमें एक बार का किस्सा है कि मेरे वालिद साहब मुझे घर से नवंबर की सुबह जो है करीब 4-5 बजे मेरे स्कूल तक छोड़ने गए थे, जो कि 8 या 9 किलोमीटर था।
ओके। और कैसे उन्होंने साइकिल पे बिठा के, और तब मैं 4th या 5वीं क्लास में थी, अपने ही वजन के एक इंसान को आगे बैठा के आप जब छोड़ रहे हैं तो क्या क्या आपके दिमाग में आता है। तो वो बाप और बेटी का जो एक रिश्ता होता है उसके ऊपर थी। और जब कहानी ओवर हुई तो मैंने देखा कि सब लोग खड़े हुए थे एंड एवरीवन वाज क्राइंग। तो वो इतना बढ़िया फीडबैक था कि आप अपनी ही कहानी बोलोगे तो उससे बेहतर कुछ है नहीं। और इतने लोगों ने कनेक्ट किया कि जैसे मैं अभी की बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स से शिकायतें हो जाती हैं कि आपने परवरिश अच्छी नहीं की, आपने मुझे खिलौना नहीं दिलाया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। पर आपको पता नहीं होता माँ बाप क्या जो है कुर्बानी दे रहे हैं। ट्रू। तो दैट स्टोरी इज अबाउट दिस। You're right. I'm so sorry. It's okay. I have been, I remember myself, okay, how was I when I was in school, I saw my family, okay, I know that, this is quite so real to us, okay, and it's so true that sometimes we don't value, but that is, I think, most painful for the parents, very, very painful. तो उनके जो भी गिले शिकवे होते हैं तो कहानी के ज़रिए जो है वो उनको रियलाइजेशन होता है। So true. मतलब एक बार मेरे साथ ये और हुआ था कि किसी फेस्ट में परफॉर्म किया था या कहीं पे, और मेरी एक और कहानी है नारंगी आइसक्रीम, जो एक माँ और बेटी की रिश्ते पे है। और उसके बाद एक लड़की मेरे पास आती है एंड शी वाज क्राइंग। शी सेड उनकी वालिदा का इंतकाल 2 साल पहले हुआ था। Okay. और शी वॉज कीपिंग हर सेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग कि नहीं रोना नहीं है, क्योंकि लोग रोने को वनरेबिलिटी मान लेते हैं। एंड आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी शी क्राइड एंड शी फेल्ट वेरी लिबरेटेड। What is the story? नारंगी आइसक्रीम में एक वो नहीं होता कि माँ बाप बोलते हैं कि यार बाहर का कुछ नहीं खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है, और वो लड़की फिर चुपके से आइसक्रीम खा लेती है एंड शी फील्स अमेजिंग। Okay. और उसके बाद जब मम्मी को पता चलता है तो वो फिर उसको समझाती हैं कि जब वो बोल रही होती कि मम्मा आप क्यों मुझ पे बंदिशें लगा रही थी, आप तो ये बोलती थी, मुझे तो खा के बड़ा मज़ा आया। और फिर वो बोलती हैं कि जब तुम पैदा हुई थी मेरे अंदर की माँ भी उसी दिन पैदा हुई थी, तो जो तुम्हारी उम्र है मेरे अंदर की माँ की भी उम्र उतनी है। तो दिस होल थिंग बिकम्स वेरी इमोशनल। तो आई हैव सीन पीपल क्राइंग, आई हैव सीन माई सेल्फ क्राइंग। So, and by the way, this is the first podcast जिसमें actually I've cried. Otherwise मैं बहुत ही जॉली मूड में रहती हूँ। I think आपकी स्टोरी के साथ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो, and that's obviously this is how we feel and we connect and we listen the story, and that's how it's automatically connect with our emotions. Have you ever been depressed? अब सफोकेशन वाला चीज़ रहा है। किस तरह का फीलिंग है वो? अजीब होता है, बहुत वॉइड होता है अंदर और आप सफोकेट हो रहे होते हैं, और इतना कि आपको आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पहुँचे हैं और आपको ऐसा लगा है कि आई एम नॉट सपोज टू बी हियर, मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि मेरा एक ऐसा टाइम था कॉर्पोरेट वाला, सो डिप्रेस तो नहीं बट लिटिल बिट ऑफ सफोकेशन एंड द वॉइड। जब मुझे गूगल छोड़ना था, सो IBM वॉज माई फर्स्ट कंपनी जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, और तब मुझे लगा था कि लाइन मतलब पूरी जो है ना लाइफ पटरी पे आ गई है, अब लाइफ सॉर्टेड है, 1-2 साल में जो है बाहर चली जाऊंगी, ऐसे सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। पर पहले दिन से ही ये फील आ गया कि कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे ना कॉर्पोरेट लाइफ समझ में नहीं आ रही, दिस इज़ नॉट मी। पर सब लोग बोलते हैं कि एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, मतलब बहुत बोला जाता है ऐसे, तो आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब आपके दिमाग में जो चल रहा है ना वो शायद गलत है। क्योंकि हम इस कंडीशनिंग से आए हैं ना कि किसी ने ये नहीं बताया कि अपना काम भी आप कर सकते हो, नौकरी करो, अच्छी नौकरी, वो पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, टॉप करना है, ये सारी चीज़ करनी है, और उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट लेना है, रहना है, और फिर अच्छा कमाना है, सोशल स्टेटस चाहिए, सारा चीज़। पर
एक तरीके से साइकिल वही होता है कि जॉब अच्छी करनी है, कोई ये नहीं बताता कि जो है ना अपना काम खुद का करना है। अपने तो से मुझे उस पूरे विशियस सर्किल में कि रियलाइजिंग कि आई एम नॉट फॉर द कॉर्पोरेट, देन रियलाइजिंग आई एम नॉट फॉर द जॉब कल्चर, देन थिंकिंग व्हाट टू स्टार्ट ऑन माय ओन, मुझे आता क्या है। तो उस सारे प्रोसेस में मुझे लग गए हैं करीब नाना करते हुए भी 8-10 साल। ओके। तो एक टाइम था जब मैं गूगल में जा रही हूँ और वहाँ पे ना जाके लाइफ सेट हो जाती है, दैट्स द ड्रीम जॉब फॉर पीपल, कि आप अंदर एंटर होते हैं और जो है मतलब अच्छे से अच्छे खाने हैं, कुजीन्स बहुत सारे होते हैं, फ्रूट्स हैं और ये है वो है, आप अपनी कॉफ़ी लेके यू कैन बी ऑन योर डेस्क और आप काम कर सकते हैं। पर एक ऐसा लगता था कि वॉइड अंदर बढ़ता जा रहा है, समथिंग इज सो रॉन्ग, मिसिंग। हाँ। और फिर आपने घर पे बोला कि कुछ तो दिक्कत है, मुझसे ना नौकरी नहीं हो रही है, मुझे ना थोड़ा कुछ अनकन्वेंशनल करना है। तब सिर्फ ये पता था अनकन्वेंशनल, तो एक वो पूरा जो यात्रा रही उसमें वो सफोकेशन बढ़ता गया जॉब में। जब गूगल भी छोड़ दिया तो एक अनकन्वेंशनल जॉब की, और उसमें भी समझ में आया कि बॉस कितना भी कूल क्यों ना हो, पूरे साल में एक बार जलील तो करेगा। या तो आप जलालत बर्दाश्त करने लायक बन जाएं, या फिर जो है आप क्विट करें एंड यू थिंक कि उससे बुरा क्या हो सकता है, व्हाट वर्स कैन हैपन। तो शायद वो जो वॉइड है, सफोकेशन है, जब आप सोच लेते हैं कि आई नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, वो तब जाता है। तो उस दौरान जॉब का जो पूरा टेन्योर रहा है मेरा 6 साल का, उसमें मुझे लगा कि जो है बहुत सफोकेशन हुआ है, बहुत जलालत महसूस हुई है कि क्या कर रही हूँ। एक एक दिन कई बार भारी हो जाता था, और आप ऑफिस स्पेस में जा रहे हैं और जाते ही ना आपको बुखार हो रहा है और ऑफिस से निकल के यू आर एज फ्रेश। तो तब मैंने महसूस किया कि शायद उस चीज़, एक्चुअली 2015 की बात है जब मैंने गूगल छोड़ा था, तो तब तक ये डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारा बात नहीं होता था। सो ट्रू। तो मैं यही बताती थी कि सफोकेशन हो रहा है और वहाँ पे जाके ना बुखार आ जाता है, नज़ला हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और घर पहुँच के सही हो जाता है सब कुछ। तो ये समझ में नहीं आ रहा था, तो वो सफोकेशन बहुत महसूस किया। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया, ऑब्वियसली यू रियलाइज स्पेशली, और मेनी पीपल आर फेसिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ओके, एंड प्रेजेंटली ऑल्सो। सो उन आपके हिसाब से उनके माइंडसेट क्या होना चाहिए इन स्ट्रेस में, अगर कोई भी होता है तो किस तरह से इसको लेना चाहिए? किसी भी एक चीज़ से वो रिलेटेड हैं या फिर कनेक्ट करते हैं जिनसे उन्हें हेल्प मिलती है, उसमें वो जा सकते हैं जिससे उनको बेहतर लगता है। मैं सारी चीज़ से स्टैंड लेने की ताकत मुझे तब मिली मैं जब रनिंग में आई। सो 2014 वॉज माई फर्स्ट रन, ADHM, एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन, 21 किलोमीटर्स। About to ask this, okay. हाँ, तो मैंने स्कूप पे एक आर्टिकल पढ़ा था, थिंग्स टू डू बिफोर यू डाई। Okay. ऑफिस में आप परेशान हैं तो आप यही सर्च करते हैं, तो उसमें और जो चीज़ें थी, टोमेटिनो फेस्टिवल और वो कौन सी बुल वाली रेस जो होती है, मैं ये तो बहुत महंगा है, इतना तो उसमें तो लगेगा टाइम, अच्छा ये सस्ता आइटम लग रहा है। Let's try this. तो मुझे ये था कि ये जो है कर सकते हैं। और ओपरा विनफ्री को मैंने बहुत फॉलो किया है, तो उनका उसमें वो था कि रनिंग अ मैराथन, द फीलिंग इज मच बेटर देन गेटिंग दिस अवार्ड। So true. तो फिर मुझे लगा कि ये करके देखते हैं, और मुझे सिर्फ एक बार करके देखना था, क्योंकि वो तो ये ना थिंग्स टू डू बिफोर यू डाई, एक ही बार करके देखना है। पर जब एक बार करके जब देखा तो रियलाइज़ हुआ कि फीलिंग बहुत डिफरेंट है, और ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत सारी चीज़ों में मदद कर देगी। क्या फीलिंग है डिफरेंट? मतलब जब आप फिनिशिंग लाइन क्रॉस करते हैं, मतलब जब आप स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हैं, तो आपका एक पूरा सफ़र जो है वो चला जाता है। स्टार्टिंग में आपको ये लग रहा होता है कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, मैंने क्यों जो है रजिस्टर करा लिया, 3 किलोमीटर हुए हैं, हो नहीं पा रहा है मुझसे, कैसे होंगे 21 किलोमीटर। तो 2014 में तो मेरी ये फीलिंग थी। और फिर उसके बाद 7 या 8 किलोमीटर के बाद एक ट्रांस ऐसा आता है कि आपको नहीं पता चलता है कि कैसे 18वें किलोमीटर तक आप पहुंच गए। Have you done that? या कितने किलोमीटर हाइस अपने रनिंग किया? आई गेस डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। जो मेरा पहला हाई था वो 8 से 18 किलोमीटर भागते भागते सोचते सोचते कब निकला है। यू आर सो हाई, सो वो उसे कहते हैं रनर्स हाई। आपने इतने किलोमीटर कर दिया, आपको पता भी नहीं चले।
ओके देखिए ये शुरुआत के 2-3 किलोमीटर आपको लगते हैं, आप अपने आप को कोस रहे होते हैं, आपके जो है ना Because पैर you are under आपसे training. सवाल पूछ रहे होते हैं, आपके पास जवाब नहीं होते। और फिर वो ट्रांस आया, और ट्रांस के बाद के जो 2-3 किलोमीटर बचे हैं ना, उसमें आपके हर एक बॉडी में पेन हो रहा है, मतलब हर एक पार्ट में पेन हो रहा है, आपके जो है कंधे से लेके आपके आखिर का जो घुटना वो, और वो आपका टो हो सकता है, उसका जो आखिर का नाखून है जो आप थोड़ा सा भी काटना भूल गए हैं, वो भी जो है पूछ रहा होता है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू। और उस वक्त जब आप पुश करते हैं तब आपकी एक्चुअल हाफ मैराथन शुरू होती है, कि जब आपके बॉडी ने गिव अप कर दिया है, आप माइंड से, आप अपने विल पावर से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, तब आपको अपनी एक्चुअल पावर पता चलता है। ओके, सो क्या एनर्जी चाहिए उसके लिए? मतलब आप इतने थकान फील कर रहे हो फ्रॉम द शुरुआत, मैं शुरुआत के दिन बात कर रहा हूँ, शुरुआत की जैसे आपने शुरुआत करी थी, पहले आपके ऑब्वियसली बॉडी थकान है, उसके बाद भी जब आप हो जाते हैं आपकी, मतलब यू आर नाउ गुड इनफ टू एक्सेप्ट योर सेल्फ कि आप मुझे रन करना है, लेकिन उसके आगे जब आप भागते हो फिर थक जाते हो, उस टाइम आपके माइंड में क्या चलता है, क्या होना चाहिए आपके माइंड में कि भाई नहीं ये मुझे पूरा करना है? इतने किस तरह का सारे माइंड होता है आपका? सवाल चल रहे होते हैं आपके दिमाग के अंदर, जो आपकी 7 से 8 पर्सनालिटीज होती हैं हमारी, हाँ। वो सब एक एक टेबल चेयर लेके बैठ जाती है। Okay. तो उन सबके सवाल आप पूछ रहे होते कि अच्छा हाँ, अच्छा ये क्यों, अच्छा ये चीज़ क्यों की थी, हाँ। अच्छा वो चीज़ जो की थी 2016 में वो गलत की थी क्या, अच्छा नहीं, अच्छा वो नहीं करना था, अच्छा बचपन में वो पैकेट ले लेना चाहिए था, अच्छा नहीं यार वो बचपन में वो जो चटमोला होती थी यार, उसका जो है ना 4 पैकेट वो कहाँ रह गए थे। तो आप एक पूरी एक ट्रिप कर लेते हैं उसी एक रन में, और उसके बाद यू आर सो चेंज, जब आप अपनी फिनिशिंग लाइन क्रॉस करते हैं, इतनी तकलीफ जब आपकी बॉडी गिव अप कर चुकी है, तो आप अपने लाइफ की टाइमलाइन का, चाइल्डहुड से अभी तक का वो सारे लम्हे जो हम साइकोलॉजी में, और जब हम लाइफ कोचिंग के सेशंस भी देते हैं तो उसमें भी आता है कि लाइफ एंकर्स, तो आप अपने टाइमलाइन के पूरे लाइफ एंकर सर्च कर लेते हो, जस्ट कि वो मोमेंट जो आपको ताकत दे दे, कि कौन सा ऐसा मोमेंट होगा जो आपको ताकत देगा और आपके पैर वापस से चलने शुरू हो जाएंगे, जब आपकी बॉडी ने गिव अप कर दिया है। आपकी पसलियों में दर्द हो रहा है, आप रुक रहे हो, पानी पी रहे हो, एनर्जल पी रहे हो, फिर आप चल रहे हो, तो ऐसी क्या दीवानगी है कि आप चलते रहोगे, भागते रहोगे। तो आपके हिसाब से किसको इसमें पार्टिसिपेशन जनरली लेना चाहिए, स्पेशली जब लाइफ की मूवमेंट की बात करें? एवरीवन शुड रन। एंड व्हाई? बिकॉज रनिंग के बाद जो आपको फील होता है, जो आपकी ज़िंदगी की गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं, जो आपको पता भी नहीं है ना, आपको वो रनिंग दे देती है। ओके, सो इट्स अ होल हीरोज जर्नी इन इटसेल्फ। आपके पहले किलोमीटर से आपके आखिर के किलोमीटर तक आप जो एक अलग इंसान हो जाते हैं, और आप बहुत पोलाइट हो जाते हैं, आप बहुत हम्बल हो जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आती है? भागते भागते आ जाती है। फिर भी कोई रीज़न होता है ना कि आपको स्ट्रेस में ये रियलाइज़ होता है, स्ट्रेस में ये रियलाइज। आई जनरली बिलीव, इफ़ यू आस्क मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जर्नी ऑफ फिटनेस में क्या होता है, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ, व्हाट फिटनेस गिव इट टू अस। फर्स्ट दैट इज मेक यू डिसिप्लिन, मुझे जिम जाना है, ओके। सेकेंड, दैट्स डिसिप्लिन बिकमिंग योर हैबिट। थर्ड, मुझे ऐसा लगता है आपकी ना फूड खाने के तरीके जो में भी एक डिसिप्लिन आता है। सो वन एवर यू कंज्यूम, ओके, आपको ये डिसिप्लिन, नॉट दैट कि आपको सेल्फ लव, मोटिवेशन, ये अलग फैक्टर रहता है, ओके। इसके बीच में एक मोटिवेशन आपका बाय द टाइम मिलते रहता है, नॉट दैट बिगिनिंग टाइम में आपको पता भी नहीं लगता क्या होता है, बट आगे जाके एक पता लगता है। सेकेंड, एंड ऑफ द टाइम व्हेन यू हैव इनफ मसल, व्हेन यू हैव लाइक जो आपका विजन था वहाँ पे आप पहुँच गए हो, वो विजन में पहुँचते पहुँचते ना आपको एक चीज़ मिलता है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ अ सेल्फ लव। Why? Okay, if you are doing something that's only for yourself, if you're holding the weight like more than 25 kgs and you pulling them off, okay, वो आपको realize कराता है कि this is only for you're doing for yourself, not for any other one. और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्म होता है ना, जब हम खुद को ज़्यादा टाइम देते हैं, स्पेशली दिन में एटलीस्ट 1 आवर, एंड वो बहुत हेल्प करते हैं सेल्फ लव में। व्हेन यू लव योर सेल्फ, ओके, सबसे पहले यू बिकम ए ऑटोमेटिकली हम्बल, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ लव, ऑफ खुद के साथ जो करते हो दूसरे से एक्सपेक्ट भी वही करते हो, एंड दैट्स हाउ स्टार्ट बीइंग बेटर पर्सन। आपकी कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, आपकी लोगों से रिश्ता भी अच्छा हो जाता है आपका,
बाई कैरियर ग्रोथ में भी आप बेटर होते हो, क्योंकि इवेंचुअली वो सारी चीज़ें हेल्प करते हैं कैरियर पे, आपकी जॉब पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी फैमिली रिलेशन में भी यू बिकम ए बेटर देन अर्लियर। एब्सोल्युटली, क्योंकि डिसिप्लिन जहाँ पे आ गया तो वहाँ पे आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। हाँ, तो लोग को ना क्या होता है, देयर इज 2-3 टाइप ऑफ पीपल विच इज़ डिफरेंट। एक वो भी होता है कि कुछ लोग जाते हैं कि हाँ भाई मेरे को जाना है रनिंग करने, ओके, बिकॉज ऑफ ही दे वांट टू डू, और पीपल्स बिकॉज अदर पीपल डू, बट उसका रिजल्ट मुझे लगता है मिलने में टाइम लगता है। लाइक यू जस्ट मैंशन दैट कि आपको सेल्फ लव के बारे में समझ आया, ओके, एंड यू गेट आउट ऑफ लॉट ऑफ थिंग विच इज हैपन इन योर पास्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब रनिंग करते हो ना, तो आप वो रनिंग सिर्फ आपकी रनिंग सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी जर्नी का है। आप बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ते हो, ट्रू, बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ देते हो, आपकी पेन, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी ये सब कुछ छोड़ देते हो। फिर जब वो थम जाता हो ना, मतलब चलना ठीक है, अब मैं रिलैक्स हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इज वर्क, आई बिलीव, ओके। और फिर वो हर एक चीज़ में आपकी मदद करता है। और वाया रनिंग आई हैव रियलाइज कि डिसिप्लिन जो है मेरा शायद मेन फैक्टर रहता है, वन ऑफ द वैल्यूज़ दैट आई हैव, कि डिसिप्लिन बहुत है। करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि बहुत परेशानियां चल रही हैं, कि जैसे पेरेंट्स की जो है हेल्थ सही नहीं है, आप पेरेंट्स की हेल्थ भी संभाल रहे हो, उस चक्कर में आपकी हेल्थ जो है वो सही नहीं हो रही है, और फिर आप काम भी कर रहे हो और आपको सारी चीज़ करनी है। यू डोंट वांट टू लीव वर्क, क्योंकि आपने बहुत कुछ लगाया, अपनी हस्ती तबाह कर दी है अपने ब्रांड में, तो आपको वो भी नहीं छोड़ना है। आपको पेरेंट्स का ध्यान भी रखना है, आपको अपना ध्यान भी रखना है, और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा सोशल भी होना है, फिर आपको थोड़ा सा ही वक्त मिलके आपको कहीं ट्रिप पे भी जाना है। तो जब आप 75,000 चीज़ें आपकी प्लेट में रखी हुई हैं, तो वो सारी तभी अचीव हो पाएंगी जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि डिसिप्लिन करते करते भी आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो तब भी आपको नई चीज़ें जो है अपनानी पड़ेंगी। आपने जब पेरेंट्स की बात करी ना, मुझे जानना है कि आपकी स्टोरी क्या है। स्टोरी टेलिंग तो बहुत सारी होती है, राइट? और आपने अपनी मम्मी का भी एक स्टोरी बताया। आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स योर स्टोरी, आप एग्जैक्टली हो कहाँ से और क्या, मतलब हाउ यू बिल्ड इट योर सेल्फ फ्रॉम देयर टू हियर। मैं चांदपुर स्याऊ से हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर एक कस्बा है, तहसील है। ये कहाँ पर रहता है? यूपी में? अच्छा, यूपी में है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, वहाँ से चांदपुर ठीक है। और वालिद साहब जो हैं वो आगरा से हैं, और वालिदा हैं शाहजहानपुर से। ओके, इज इट मॉम डैड, राइट? सॉरी, मुझे उर्दू अच्छी नहीं है, ठीक है, गो अहेड। तो वो लोग, पापा की जो है जॉब लगी, ही वाज अ रिटायर्ड लेक्चरर। ओके, तो उन्होंने, वो 57 साल रहे हैं चांदपुर में। ओके, रिसेंटली दे हैव शिफ्टेड टू गाजियाबाद, क्योंकि फिर होता ना कि मेडिकल इश्यूज आने लग गए हैं, तो चांदपुर में कुछ खास फैसिलिटी नहीं है। छोटे मोटे डॉक्टर्स हैं, पर कुछ ऐसा अगर मेजर हो जाता है तो वहाँ पे फिर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो अब वो यहीं पे शिफ्ट हुए हैं। तो चांदपुर का जो वक्त रहा है वो बहुत अच्छा रहा, और मैं बहुत ही अनसोशल रही हूँ, तो मैं बहुत चिपकू हूँ पेरेंट्स के। मतलब वो नहीं होता कि पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि बच्चे के दोस्त क्यों नहीं हैं, और फिर आगे जाके उसके 1-2 दोस्त दिख जाते हैं, तो उनको जन्नत तसल्ली होती है कि चलो ठीक है, 1-2 दोस्त तो हैं। तो मेरे जो सबसे पहले दोस्त रहे वो माँ बाप ही रहे। मुझे बच्चों के साथ खेलना वेलना कुछ खास नहीं पसंद रहा। घर वालों को भी याद नहीं है कुछ खास बचपन, क्योंकि मैंने शरारतें नहीं की हैं। वो भी, उनको भी लगा कि ये जो दूसरी बच्ची हुई है शरारत नहीं करती है। तो उनको सीधे यही पता है कि मैं 5वीं 6वीं में सीधे ही आ गई थी। होता ना कि बीच में कुछ परेशानी हुई नहीं, वेरी स्मूथ बचपन। और हमारे घर में जैसे कि टीचर्स के घर का माहौल होता है, तो प्रिटी डिसिप्लिन्ड, और सुबह उठना है। आपकी बचपन कहाँ पे रही है ज़्यादातर? चांदपुर में जी। वहाँ की माहौल कैसा है, और हाउ यू बिकम ए लाइक शहर से आज स्टोरी टेलिंग में आए हो? मतलब मुझे जनरली ऐसा लगता है कि एक गांव की लड़की जब शहर में आते ना, देयर इज़ अ लॉन्ग वे, स्पेशली जब टॉकिंग अबाउट दी फीमेल। ओके, आज के बच्चे तो आते हैं, इनके लिए आसान है क्योंकि आज कॉलेज में मूव इधर से उधर पढ़ाई करना है। बट कमिंग टू द योर पॉइंट, आई थिंक यू हैव एक्सपीरियंस क्वाइट डिफरेंट लाइफ। The story about you that's telling me that. तो मतलब वो कैसे हुआ? Okay, what about your childhood? Like how was your childhood like? मुझे अपने वालिद साहब के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद रहा है। और होता ना कि आपको उनकी तरह ही बनना था। तो वो राइटर हैं,
ओके तो टीचर्स के घर में ना जैसा माहौल होता है कि हम लोग की अपनी लाइब्रेरी होती है और विंटेज बुक्स होती हैं, तो मुझे हमेशा किताब पढ़ते रहना बहुत पसंद था। ठीक है। मुझे बस कुछ तो ये था कि टाइमर लगा हुआ है, मैं ज़्यादा किताबें पढ़ लूँ, ये समझ लूँ, वो समझ लूँ। सोशल इशूज, सोशल इनजस्टिस की जो किताबें हैं वो मैं 3rd 4th में पढ़ रही थी, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या क्या पक्षपात रहता है जो है दुनिया में। वो उनकी तरफ से मुझे मिला कि एज अ गिफ्ट मिल गया। जब आप घर में ऐसा माहौल देखते हैं कि किताबें हैं तो आप किताबों की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। ट्रू। अब बचपन से कैसे कैरेक्टर पर्सन थे आप? वेरी रिजर्व्ड। ओके पेरेंट्स के अलावा नहीं बोलना है किसी से। ओके वेरी वेरी रिजर्व्ड। चुपचाप जा रही हूँ स्कूल, चुपचाप वापस आ रही हूँ, वापस आके पेरेंट्स को बोलना ही नहीं पड़ रहा है कि होमवर्क करना है नहीं करना है, मैं कर लेती थी। मेरा एक अपना स्टडी रूम था, स्टडी लैम्प था, और हमारे यहाँ लाइट कुछ खास बढ़िया आती नहीं थी, तो लैम्प जो होते हैं अपनी वो कांच की चिमनी वाली, या वो उसमें लालटेन में लालटेन। मुझे ये था कि मतलब टॉप करना है, क्योंकि उसमें बहुत हाथ मेरे पेरेंट्स का रहा। मेरे फादर मुझे कहानियाँ सुनाते थे। तो बुकर टी वॉशिंगटन जो हैं अमेरिकन अफ्रीकन कम्युनिटी के पहले जो है एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, तो उनकी एक किताब है अप फ्रॉम स्लेवरी। ओके उसका एक चैप्टर है स्ट्रगल फॉर माई एजुकेशन। वो पापा के जो है कोर्स में था जो वो बच्चों को पढ़ाते थे, और जब फादर से बोला जाता है कि कहानी सुनानी है तो वो एकदम से मम्मियों की तरह एकदम से कहानी बिल्डअप करके नहीं सुनाते हैं। उनको लगता है अच्छा क्या करूँ, अच्छा चलो ये सुनाता हूँ। तो उन्होंने बुकर टी वॉशिंगटन की कहानी मुझे बचपन में बहुत सुनाई, पूरी नैरेट करके। कि उन्होंने कैसे एक गुर्बत से निकला हुआ इंसान बहुत मेहनत करके और बहुत कुर्बानियाँ दे के एजुकेशन मिनिस्टर बना। और उसने फिर जो है पूरा जो एक डिस्क्रिमिनेशन है दुनिया का सबसे बड़ा, ब्लैक एंड वाइट्स का, उस पे काम किया, राइट टू वोट आया, बहुत सारी चीज़ ऐसे हुई। तो मुझे वो कहानियाँ सुनाई। या फिर शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो मैंने बचपन में मुँह जुबानी सुने हैं सोते वक्त। कुछ ऐसे कहानी सुने हैं जो हर कोई बच्चे तब के में सुनते थे, लाइक इंटरेस्टिंग, जो हमसे रिलेट करते हैं, गाँव से, अपने कल्चर से? वो भी सुनाते थे। और प्रेमचंद की कहानियाँ जो हैं वो सुनाते थे। प्रेमचंद की किताबें बहुत पढ़ी हैं हमने। तो ये सारा माहौल रहा। तो आई गेस किताबों से जो एक जुड़ाव था वो अब दिखा जब वो वक्त आया ना कि नौकरी छोड़नी है। और तब मैंने एक हेल्प ली फ्रॉम अ लाइफ कोच। शी टुक मी टू द टाइम लाइन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट, या फिर चाइल्डहुड का जो बेस्ट मोमेंट्स थे। और जब मैं उसको धुंधले से इवेंट में फिर थोड़ा सा क्लियर हुआ, तो वही था लैम्प लाइट में ना, लालटेन की लाइट में पापा मुझे जो है कहानियाँ सुना रहे हैं। तो वहीं से मुझे आइडिया था, वहीं से मुझे आइडिया आया कि जो है अच्छा कहानी लिखना है मुझे। वरना एक ऐसा इंसान जिसको ये पता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, देखा जाएगा जो होगा, पर उसे ये नहीं पता है कि उसको आता क्या है। क्या आप करोगे कि मार्केट में आप सेल करोगे, सर्वाइव करोगे, और यू आर हेयर टू सर्वाइव, क्योंकि आप तो जो है ना अच्छी खासी ड्रीम जॉब छोड़ के आ रहे हो, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? मैं ये मानता हूँ, इज देयर एनीवन, ओके, मेल और फीमेल, रिमेंबर दैट इफ यू आर 20, you started working for yourself, you started whatever you do. Maybe you're doing a college, you passed out, you're looking for a job, okay, you already started, okay. Now you never gonna break till 65, till alive 65. आपकी ज़िंदगी में ये आपकी लाइफ है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये आपकी ज़िंदगी है। काम करना है आपको, छोटे करना, बड़े करना, लेकिन आपको चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हो। एंड नथिंग गोज इन वेन। जो भी ऐसे आपके सवालों के जवाब है ना, ये आपको बचपन से ही मिलते हैं, कि जब आप बचपन में ट्रैवल करते हो कि अच्छा ये हुआ था। और फिर तालीम पे पापा ने हमेशा बहुत फोकस किया। जब मैं 9th क्लास में थी तब मेरे फादर रिटायर हो गए थे, तो उन्होंने तब जो है सेव किया और मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजा, क्योंकि 10th क्लास के बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं थे चांदपुर में। तो फिर मैं देहरादून गई, दो इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पे पढ़ाई की। और उसके बाद फिर 6 साल जयपुर में रही हूँ। वहाँ पे मैंने बैचलर्स और मास्टर्स किया है। आई एम MCA, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। वहाँ से फिर कैंपस प्लेसमेंट हुआ, तब मैं गुड़गांव में आई हूँ। तो ये पूरी जर्नी रही है कि पेरेंट्स का सपोर्ट रहा कि नहीं, लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है।
मुझे एक बात बताओ, आपने पहले पढ़ाई किया, मतलब पढ़ाई के बाद नौकरी करी, अब आप खुद के जो काम कर रहे हो, यू नो, यू ट्राइंग टू डू योर ओन थिंग्स एंड नॉट स्पेशली जॉब, आप खुद का काम करो, विच इज़ ग्रेट। तो अगर बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं, मेरा पॉइंट ये है, बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि यार नौकरी बहुत हो गया, आपके हिसाब से क्या माइंडसेट होना चाहिए कि भाई मुझे नौकरी नहीं करके खुद को इस तरह से बिल्ड करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए उनको? आई गेस हम सबसे पहली चीज़, हर एक चीज़ का आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, एंड एज एवरीवन हैज़ अ यूनिक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इन माइंड, तो हम सब लोग यूनिक हैं। तो जो एक इंसान का माइंडसेट है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इट वाज लाइक व्हाट वर्स कैन हैपन, मैंने ऑलरेडी लेट कर लिया है, अब मुझे इस विशियस साइकिल से निकलना है, लेट मी सी व्हाट वर्स कैन हैपन, आई विल हैंडल इट ऑल। एंड देयर हैज़ बीन टाइम कि आपको परफॉर्म करने जाना है। जब शुरुआत के 6 महीने थे, और वैसे तो लोग कहते हैं कि जब भी अपना काम शुरू करो 6 महीने की सेविंग्स होनी चाहिए और ये सब होना चाहिए, नहीं था क्योंकि आप उस पे निकल गए, मतलब आपने छोड़ दिया था पहले जॉब? ये था कि अब क्या करना है, थोड़ा आइडिया मिल गया था, स्टोरी राइटिंग करनी है, मगर 6 महीने की सेविंग नहीं थी। जनरली होता है कि 6 महीने की सेविंग हो तो छोड़ देंगे, या फिर किसी की जिम्मेदारियां ऐसी हो जाती हैं। और मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं अभी नहीं छोड़ी ना नौकरी, तो मैं कुछ इस विशियस सर्किल से ना बाहर नहीं आ पाऊंगी, देखा जाएगा और क्या होगा। तो सेविंग्स नहीं है, और तब भी आपको यह है कि अच्छा स्टोरी लिखनी है, लिख रहे हो, लोग आपके ब्लॉग से शुरू किया, लोग आपके ब्लॉग पढ़ रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारी कहानियाँ जो हैं वो बहुत ही रियल हैं, क्योंकि आपकी कहानियाँ आपने एज अ 3rd पर्सन लिखी है। जितनी भी बातचीतें थी मेरी बचपन से अभी तक, वो बातचीतें मैंने स्टोरी के तौर पे लिख के ब्लॉग में लिखती थी। okay. फिर कला मंथन करके एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने तब ओपन माइक का दौर आया था 2018 के आखिर में, कि वाई डोंट यू कम एंड परफॉर्म, और तब मैंने ही कहा था कि मैं स्टोरी टेलर नहीं हूँ, okay. मुझे कैमरे के पीछे रहना है, क्योंकि मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ और मैं लिखना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा कि वैसे जिस तरीके से आप लिखती हो वो स्क्रीन प्ले जैसा लगता है, तो इट गिव्स मी अ फीलिंग कि आप जो बोलोगे लोग कनेक्ट करेंगे। तो मैंने उनके कहने पे आई केम एंड आई परफॉर्म। मेरी एक कहानी है भूख, जो उन सभी लोगों पे जिन्होंने अनकंडीशनल जो है हार्डवर्क किया है, अनकन्वेंशनल स्टैंड्स लिए हैं, और बहुत ही फ़कीरी और गरीबी में रहे जस्ट टू टेक स्टैंड, एंड दे सर्वाइव्ड ऑन 1 बनाना इन द मॉर्निंग, 1 बनाना इन द इवनिंग, एंड पार्ले जी बिस्किट्स। और वो कहानी जब आई कि हम लोग की जो भूख होती है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको फिर कुछ मैटर नहीं करता, एक अलग ही ट्रांस होता है, एक अलग ही दीवानगी आपको चाहिए होती है कुछ भी करने के लिए। तो आपकी भूख उतनी होनी चाहिए कि आप कुछ भी हासिल कर पाओ, और वॉट एवर कम्स इन योर वे, क्योंकि लाइफ इज बाउंड टू थ्रो टैंट्रम्स एट यू, बीट एनी एज। तो वो टैंट्रम्स थ्रो करेगी, पर आपके अंदर भूख में कितनी ताकत है, तो वो कहानी उस पे थी, और उस पे लोगों ने बहुत कनेक्ट किया। ख़ासतौर से जितने भी बहुत ही मुकम्मल तरीके से लोग अभी हैं, जी रहे हैं, उन सब ने वो वक्त गुजारा है जब उन्होंने केले खाए हैं। सिर्फ पैसे नहीं है, 10 रुपए के 3 केले आते हैं, तो 1 केला सुबह खा लिया, 1 केला शाम को खा लिया, बाकी पानी से चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कितना ग्लो कर रहे हो आप कैसे बताएं, सिर्फ पानी जा रहा है पिंपल्स तो होंगे ही नहीं, ग्लो ही करेगा चेहरा। तो उस कहानी के बाद लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो लोगों ने एक्चुअली मुझे स्टोरी टेलर बना दिया। वरना मुझे होता ना कि सेल्फ डाउट की थोड़ा सा वो होता है, तो मुझे ये था कि नहीं, कैमरे के पीछे रहना है, मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ, वेरी इंट्रोवर्ट, पर लोगों ने फिर कहानीकार बना दिया। एक्चुअली ये जो बात है ना, मुझे जनरली आई बिलीव दैट कि आपने जो बोला ना लोगों ने बना दिया, ओके, सच यही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कौन हो ना, आपसे ज़्यादा ना, जब आपकी एक्शन जो है ना वो आपको बताता है कि आप कौन हो, ठीक है, एंड दैट एक्शन कैन ओनली सी बाय अदर पीपल, ठीक है, जो आपके साथ हुआ है, ठीक है। सो वो एक्शन आपका एक रिफ्लेक्शन मतलब दूसरे को दिखता है, देन समटाइम दे लेट यू नो व्हाट इट इज़ एंड यू गॉट टू रियलाइज योर सेल्फ। बिकॉज क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है आप कभी ना खुद की फेस नहीं देख सकते, आपकी कितना भी खूबसूरत है, बिना शीशे का आप अपने को नहीं देख सकते, और वो सिर्फ दूसरा देख सकता है। टिल द टाइम आप शीशे के सामने नहीं जाते हो, आपको सिर्फ दूसरा देख सकता है।
जब हम NLP मैंने NLP का कोर्स किया है, सो एडवांस एज वेल, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके, मैंने वो पढ़ी थी ताकि कहानी में वजन आ जाए। तो उसमें एक वो कॉन्सेप्ट होता है जौहरी मॉडल, जिसमें कुछ कुछ आपके सेगमेंट्स होते हैं कि एक एरिया वो जिसे आप जानते हैं कि आई नो दिस अबाउट माई सेल्फ, एक वो एरिया वो जो लोग जानते हैं आपके बारे में, आपको नहीं पता है। so true. एक एरिया वो होता है कि जो लोग और आप दोनों जानते हैं। एक वो एरियाज हुए जो कोई भी नहीं जानता। Can you give me a little bit? तो उससे मुझे वो याद आया कि लोगों ने बनाया, तो वो शायद वो एरिया था जो लोगों को पता था, मुझे नहीं पता था। ओके, मुझे एक बार बताइए कि खुद को जानने के आसान तरीका क्या है? आई गेस वो जो हमारी यात्रा है वो चलती है ज़िंदगी भर। हमें जहाँ लगता है कि हमने अपने आप को बहुत एक्सप्लोर किया है, लाइफ कम्स अप एंड गिव यू अ सरप्राइज के तुम्हें ये तो पता ही नहीं था अपने बारे में, इसीलिए तो लाइफ ज़्यादा दिन जीना चाहते हैं। हाँ हाँ। सो एक एक्टिविटी होती है मिशन विजन स्टेटमेंट, जो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज ओरिएंटेशन डे वाले दिन कराते हैं। पर उसको आप जब अपने पर्सनल विजन के लिए बैठते हैं तो वो आपको बहुत कुछ पता चलता है। सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट फाइंडिंग योर इकिगाई। सो इकिगाई जो है, जब आपको मिल जाते हैं अपना, सो दैट्स द कॉमन क्वेश्चन ऑफ थिंग्स दैट यू लव डूइंग, जहाँ से पैसा आता है और जो आपकी मिशन विजन को भी सर्व कर रही हो, उस चीज़ का जो कॉमन क्वेश्चन होता है, जो आपका पर्पस है, जिससे आपको मोनेटाइज भी कर पा रहे हो आप, आपका मिशन भी सर्व हो रहा है, तो उस सब का जो कॉमन क्वेश्चन होता है दैट इज इकिगाई। आपने उसको खोजा और उसमें टाइम लगता है। सो 4 घंटे की एक्टिविटी में नहीं आ पाता है वो, हम सिर्फ आउटलाइन दे पाते हैं। फिर मिशन विजन स्टेटमेंट जब करते हैं पर्सनल लेवल पे, जब आपको पता चल गया है कि आपका मकसद क्या है, और मकसद ढूंढना ऐसी चीज़ है कि एकदम से नहीं पता चलेगा, नहीं चलता। आपको पूरा खकोलना पड़ेगा बचपन से लेके अभी तक का हर एक लम्हा जो आपको याद है, और बहुत टैप करना पड़ेगा कि अच्छा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बाई डिफ़ॉल्ट कर रहे हो पूरे दिन में। ठीक है, उसमें से आप बहुत सारे आंसर लिखोगे, और कई बार एकदम से पूछा जाता है ना कि आपका पर्पस क्या है, तो वी गेट ब्लैंक। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे इस बात पे लगता है कि हम अपने आप को समझने के लिए, तो यहाँ पे 2 चीज़ आता है। जब भी हम कभी किसी से बात करते हैं ना, लोग दिल और दिमाग के बारे कनेक्शन की बात करते हैं। कोई बोलते कि दिमाग की सुननी चाहिए, कोई बोलते कि दिल की सुनना चाहिए। आपको क्या लगता है? आई थिंक बैलेंस ऑफ बोथ, क्योंकि मैंने हमेशा दोनों चीज़ों का बैलेंस जो है रखना चाहा है। तो बैलेंस ऑफ बोथ इन माई वे, एंड एवरीवन हैज़ अ यूनिक माइंड, सो दे माइट हैव अ डिफरेंट आंसर। पर मुझे दोनों चीज़ों का जिंदगी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन सा करता है, माइंड और हमारा दिल, दिमाग, मतलब आवर हार्ट? आई गेस हार्ट। जितनी बार मैंने भी डिसीजन लिए हैं, मैंने बाई हार्ट डिसीजन लिए, ब्रेन को फिर जो है एग्जीक्यूशन पे लगाया कि नहीं काम पे लग जाओ। तो आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड प्ले। यस, ओके, मुझे भी ऐसा लगता है। ब्रेन इज टू एग्जीक्यूट थिंग फ्रॉम द हार्ट, और आप खुश रहोगे। मतलब आपके पास मेरे ख्याल से 20 रुपए भी होंगे ना, तब भी आप बेहद खुश रहेंगे कि चलो एक समोसा एक चाय आ जाएगा, वी आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। आई थिंक आई टोटली एग्री विद दैट। इवन मुझे भी ऐसा लगता है, आप ना ज़िंदगी में वही चीज़ अच्छा कर सकते हो। बोलते हैं ना कि आप ना जो चीज़ नहीं, आप ना ज़िंदगी में वही अच्छा कर सकते हो जो आप दिल से कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी सारी चीज़ें आता है, क्योंकि आप दिल से करते हो, और वो यूनिकनेस आता है। माइंड से क्या करता है, वो रोल प्ले करता है। क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा कि अगर अब मैं करना चाहता हूँ, वो एग्जीक्यूशन में हमारा माइंड जो है ना, वो स्ट्रांगली यूज़ कर सकते हैं हम। या दैट्स एक्चुअली सो ट्रू। और माइंड इज देयर टू एग्जीक्यूट। माइंड से आप सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम कराइए, क्योंकि माइंड तो फिर उसी तरीके से काम करता है ना जो आपका टारगेट है। कि इट्स लाइक कि यार मुझे किसी माउंटेन वाली जगह पे जाना है, I want to travel in mountains. So your brain will start working which mountain, nearby mountain, Ladakh, depending on the budget, you'll go to that mountain. तो it works in that way. जितना भी हमारा कन्वेंशनल काम है ना, आप दिमाग पे छोड़ दीजिए। Okay. और जब हम जर्नी की बात करते हैं, तो मैं मिशन विजन स्टेटमेंट पे थी। तो मिशन इज द पर्पस एंड विजन इज द विजन की आपकी लाइफ 50 साल बाद क्या होगी, या फिर जो भी आपको लगता है व्हाट इज योर एंड पॉइंट, एंड फिर आप उस चीज़ को पूरा बना के इमेजिन करके देन यू ट्रिप इट टू 20 years, 10 years, 5 years, 1 year, 6 months, 3 months, 1 month, 1 week, 1 day. That's why we say your 1 day is miniature of your life.
सो एक बार जब आप विजन स्टेटमेंट करते हैं, ये जो क्या कि है द वन डे वाला, एक बार दोबारा बताएं। जब हम अपनी विजन स्टेटमेंट को ट्रिप डाउन करते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं कि थिंक ऑफ योर बिगेस्ट ड्रीम, 50 साल के बाद क्या होगा, तो होता है ना कि एकदम से हमें लगता है कि ओह शिट, इतना तो सोचा ही नहीं था यार। पर जब आप सोचते हैं, बैठते हैं और विजन स्टेटमेंट में लगता है टाइम। अगर आप एक दिन में कर रहे हैं, आपको 4 से 6 घंटे निकालने पड़ेंगे टू बी अलोन विदाउट बीइंग इन अ मोर ऑफ अ डिजिटल डिटॉक्स, सिटिंग एट अ क्वाइट प्लेस जहाँ पे आपका दिमाग जीरो थॉट पे कैसे भी पहुँचाओ मगर पहुँचाओ, एंड देन थिंक अबाउट योर सेल्फ। तो विजन स्टेटमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको अपने आप को खोजने में मदद करती है। यू मीन कि एक इंडिविजुअल को खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, एंड ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि मकसद क्या है। मकसद आपके सामने आया, फिर उसके बाद जो आपका विजन है, दैट इज द एग्जीक्यूशन। आपने जैसे आपने अपनी कैरियर स्टोरी टेलिंग में मूव हुआ आफ्टर द रनिंग करने के बाद, ओके राइट, आपकी जो कैरियर मूव हुआ वो स्टोरी टेलिंग पे, नाउ यू आर डूइंग स्टोरी टेलिंग एज अ फ्रीलांसिंग, करेक्ट। सो आई वांट यू टू नो, ओके, व्हेन यू राइट ए स्टोरी, जब आप स्टोरी लिखते हैं और एक स्टोरी में जान डालते हैं, टू मेक फील क्राई, पीपल आसपास जब सुनते हैं और वो रिलेट करते हैं खुद से, जब आप वो स्टोरी लिखते हैं, व्हाट्स एग्जैक्टली ऑन योर माइंड इन दैट टाइम, क्या होता है आपके माइंड में? जो भी उस टाइम पे इमोशन होते हैं वो मैं लिख देती हूँ। जनरली जिस टाइम पे वो इमोशन आया और उसी टाइम पे लिख दिया, भले ही रॉ लिख दिया मगर लिख दिया। इज दैट इमोशंस आर ऑलवेज देयर इन द स्टोरी? एब्सोल्युटली। तभी तो आप कहानीकार बनते हैं, क्योंकि आप जज्बातों से बहुत लबरेज हैं, तभी जो है यू आर द स्टोरी टेलर। कि आप लोगों के जो है जज्बातों से एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं, आपको उनका पेन दिख जाता है, आपकी एम्पैथी का लेवल है वो उतना हाई है कि आपको जो है उनकी तकलीफ महसूस हो गई। मुझे एक बार याद है, जब मैं वैन गो की पेंटिंग्स का परसेप्शन जो है वो रिहैब्स में सेशन दे रही थी, अपनी वर्कशॉप भी रखी थी कि परसेप्शन ऑफ वैन गॉस पेंटिंग्स, और स्टारी नाइट जो है उसके 28 ड्राफ्ट्स आए थे, और जो हम फाइनल पेंटिंग देखते हैं वो 29th वन है, और उन्होंने अपनी उस पेंटिंग को एज अ फेल्योर माना है। अच्छा। एंड ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। और होता है ना कि बहुत गरीबी है और भूख भी लगी है, तो पेंट खा लेते थे ताकि भूख मर जाए। और फिर वो जो पेंटिंग्स हैं, और उनकी ज़िंदगी में ना बहुत तकलीफ रही। तो एक बार की बात है कि जैसे उनकी डेथ तो कब की हो चुकी है, और मैं उस कंटेंट पे काम कर रही हूँ कि ये डिलीवर करना है, आर्टिस्ट का क्या क्या पॉइंट ऑफ होता है ये वो। और नाश्ते पे मम्मा से बात कर रही हूँ, और मैं बता रही हूँ कि बताइए मम्मा, और उनके जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे कि दे पेन विल ऑलवेज बी देयर। जब उन्होंने अपने आप को गोली मारी, और उनके जब बड़े भाई उनको देखने के लिए आए, तो उस टाइम पे ये अल्फाज थे। और वो जो उनकी पूरी कहानी रही बचपन से लेके, फिर स्टारी नाइट जब बनाई है, और जो डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई हैं, सनफ्लावर पेंटिंग इज देयर। और जब मैं पूरी कहानी बता रही हूँ, and I went so much into that flow, I started crying. और मम्मा फिर बता रही हैं अच्छा ठीक है, फिर मम्मा ने कहा देखो चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। तो इट इज़ लाइक दिस कि जिस इंसान से आप नहीं मिले, मगर उसकी जो पेंटिंग है, जो उसकी कहानी है, वो आज भी आपसे बात करती है। तो आपकी एम्पैथी लेवल उतना हो जाता है कि दैट यू कनेक्ट टू द पेन, यू कनेक्ट टू दोज इमोशंस। हमारी स्टोरी भी एक कहानी है, आपकी स्टोरी भी है, ओके जो मुझे रियलाइज़ हुआ। और आप अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हैं, आगे का लाइन, जितना मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि आई हैव पीपल अराउंड जो मुझे ये मुझे रियलाइज़ करवाया कि भाई तुम्हारी स्टोरी क्या है। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लाइक नो, ये मुझे करना नहीं है, मुझे ये करना है, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर शुड बी दिस। हम लोग एक्चुअली ऑल ऑफ अस आर बॉर्न स्टोरी टेलर्स एंड बॉर्न स्टोरी राइटर्स। वो तो हम सामाजिक चीज़ों में, सामाजिक पैरामीटर्स में इतने फंस जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर का जो आर्टिस्ट है उसका क्या हुआ। जब दुनिया की चीज़ों में फंसते हैं और फिर निकलना होता है उस आग में से, तब कला वाला जो पोर्शन है वो जाग उठता है, तब आप निकल पाते हैं, भले ही वो किसी भी उम्र में निकले। ओके, जब आपकी बात करते हैं कि आपकी स्टोरी है, जॉब कर रहे थे, जॉब के बाद जॉब छोड़ के आपने स्टार्ट करा
आपने खुद का मतलब रनिंग करा, देन यू आर होस्टिंग शोज, ओके, नाउ यू आर डूइंग समथिंग. सो व्हाट आई मीन टू आस्क कि लोग अगर ऐसे सोचेगा कि उनके लाइफ में क्या करना है, किस तरह से देखना चाहिए उनको टू मूव लाइक इन दैट वे, अपने डिसीजन को अगर लेना चाहते हैं. जैसे मैंने इकिगाई और मिशन स्टेटमेंट का जिक्र किया, तो उनको पहले ये खोजना होगा कि क्या मकसद क्या है, क्या करना है, कौन सी ऐसी चीज उनको थ्रिल देती है कि वो भूख, प्यास, नींद, गरीबी कुछ भी उन्हें मैटर नहीं करेगी. वो कौन सी चीज है जो वो करना चाहेंगे, उनको वो ढूंढनी है, और जिस चीज से उन्हें खुशी मिलती है उसके बाद जो है दे विल फाइंड देयर वे. व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल, पैसा, वो भी वो जो है खुद का देखना होगा. अच्छा, वो बाय द टाइम आपको पता लग जाएगा इस तरह का ये डिसीजन. एग्जैक्टली. एक बार आप क्या कर रहे हैं उसमें आपको वो आंसर मिल जाए क्या करना है, या फिर एटलीस्ट थोड़ा सा स्लाइटेस्ट ऑफ पॉइंट मिल जाए ना कि अच्छा ये हिंट है कि इस डायरेक्शन में है, तो अपने आप चीजें खुल जाती हैं. जैसे मैं अपना बताऊं, सोचा था आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि नहीं राइटिंग ही करनी है. फिर क्योंकि बचपन का एक हिंट था कि नुक्कड़ नाटक लिखने में जो है अपने वालिद साहब की मदद करती थी मैं. मुझे लिखना बहुत पसंद था वो, कि अच्छा मुंशी जी ने ये बोला, फिर अच्छा मुंशी जी के पैर में दिक्कत थी तो वो ऐसे चलते हुए आ रहे थे, उन्होंने फिर मुनीम जी से ये बातें की, तो वो लिखने वाली चीज़ वहाँ से आई. और फिर उसके बाद कहानी लिखी, फिर परफॉर्म की. फिर किसी ने बोला कि आवाज़ जो है वो भारी है, आवाज़ डिफरेंट है, और जो है आपकी हिंदी और उर्दू अच्छी है, जो मुझे पता नहीं थी. जब तक आप MNCs में हैं, कॉर्पोरेट में हैं, आप इंग्लिश ज़्यादा बोल रहे होते हैं. करेक्ट. कई बार ऐसी इंग्लिश बोल रहे होते हैं जो मिक्स हो चुकी है, जो ना ही एग्जैक्टली इंग्लिश रही है ना ही एग्जैक्टली हिंदी रही है, मिक्स होके कुछ तो बन गए. तो फिर उसी प्रोसेस में मैंने यही जाना कि जहाँ से आप हैं, जो आपकी जड़ें हैं, जब आप उसमें वापस जाते हैं, आप अपनी जुबान में वापस आते हैं, वो आपकी मजबूती है. सो इंग्लिश बोलना मेरी मजबूती नहीं थी, मेरी पावर नहीं थी. जब मैं वापस से हिंदी बोलने में आई, जो हमारी ब्रज भाषा होती है, खड़ी बोली होती है, जो यूपी की खासतौर से भाषा होती है, जब मैंने वो बोलना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है हमारे लिए. पर जब मैं बोलती हूँ तो लोगों को ये लगता है कि ये बहुत डिफरेंट बोल रही है, बल्कि मेरे घर में बोली जाती है वही चीज़ मैंने जाके स्टेज पे बोल दी. कि लोग आजकल मादरी जुबान बोल नहीं रहे. तो फिर वो एक USP बनी कि एक ऐसी स्टोरी टेलर चाहिए जो है हिंदुस्तानी जुबान बोलती है. क्या स्टोरी टेलर हर जगह होना जरूरी है, लाइक स्कूल में भी? डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाय द स्टोरी पीपल अंडरस्टैंड बेटर वे इन एवरीथिंग. You know better than anyone else because you are going the having session with the rehab, जो लोग कहीं ना कहीं सर्वाइव करते हैं किसी चीज़ को, ट्रॉमा को लेकर. जब मैं मेटाफोरिक स्टोरी टेलिंग करती हूँ, भले ही वो रिहैब्स में हैं या फिर बिजनेस स्कूल्स जो हैं, उन सब में आप मेटाफोर के तौर पे कहानी सुना रहे हैं. तो एक चीज़ का जिक्र हो रहा है, पर उसी एक चीज़ के मायने 15 लोगों के लिए डिफरेंट है. करेक्ट. That's what I'm saying, like, you know, earlier what used to happen, just normally we read historical books जो हमारा हुआ करते थे, हम पढ़ते थे. आज भी है स्कूल में, बट आज मोर ओवर लिसनिंग देन रीडिंग. रीडिंग इतना काम नहीं करता है, चाहे स्कूल कॉलेज में भी हो, जितना आप सुनते हो. ओके. और जो स्टोरी बताता है, जैसे पढ़ाता है, आई एम नॉट सेइंग दैट वे टू टीचर की तरह वही स्टोरी बताओ, नो दैट वे. एक्चुअली स्टोरी टेलिंग टू हेल्प अदर पीपल फाइंड अ वे ऑफ लिविंग. आई एम जस्ट सेइंग एन एग्जांपल, इट कुड बी बेटर, आई थिंक. या एब्सोल्युटली. जब B.Ed के टीचर्स होते हैं, जब मैं उनको वर्कशॉप देती हूँ स्टोरी टेलिंग की, कि आपका जो सिलेबस है, जो आपकी किताबें हैं, आप उसमें थोड़ी सी कहानी ऐड करेंगे तो लोगों को कैसे समझ में आएगी. हाँ, करेक्ट. जैसे उस कहानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं. बिजनेस स्कूल में मैं पढ़ाने गई थी और मैंने एग्जाम्पल लिया नारंगी आइसक्रीम, जो कहानी माँ और बेटी की बताई है, उसने आइसक्रीम खा ली. तो वो उसका आइसक्रीम खाना जो है, वो एक तरीके से अपनी जो जहनी आज़ादी है उसको पालेने का मैंने जो है रूपांतर मेटाफर के तौर पे उसका इस्तेमाल किया है. कि वो जब सारी बंदिशों से हटके वो चुपके से आइसक्रीम खा लेती है, और जब वो खा रही है आइसक्रीम तो उसका
जो जहनी बेड़ियां हैं, आइसक्रीम पिघल रही है, साथ साथ में जहनी बेड़ियां भी पिघल रही हैं, और वो अपने आप को बहुत आज़ाद महसूस कर रही है। तो कहाँ तो वो इट्स जस्ट हैविंग वन आइसक्रीम, बट लेटर ऑन इट्स अ मेटाफर फॉर योर मेंटल फ्रीडम, फॉर योर लिबरेशन, strength for taking stands, strength to fight against the parameters of society. कि आपका जो बक्सा है समाज का, उसके बाहर जो है ताला जो लगा है उसमें जंक लगी है, आपको अपने आगाज से उसे पिघलाना है। और जो है वो फिर माँ बेटी को ये बोलती है, आज के बाद कोई तुमसे नहीं बोलेगा कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि हर कोई अपना सही गलत खुद चुनता है, और आज तुमने अपने तरीके से मुझे ये बता दिया, समाज के जो 4 ठेकेदार हैं वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। एक और चीज़ जानना है मुझे आपसे, यू नो मेनी पीपल आर टुडेज जनरेशंस आर हार्ट ब्रोकन, ओके, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, ओके, बिकॉज ऑफ देयर व्यू ऑफ लाइफ, because of the society today, okay, and somehow they need therapy, they need a story to let them know this is the truth about life, okay, but they are generally looking for something, but पर वो ना जाने से डरता है, पर अगर स्टोरी के थ्रू कोई चीज़ हमें बता सकते हैं तो उनको हम क्या मैसेज देना चाहोगे आप? what could be like, what should they focus कि आपको इस तरह से चीज़ों को लो? आपका जो भी इंटरेस्ट है पहले आप उसे एक्सप्लोर करें, और कैसा भी एनी फॉर्म ऑफ आर्ट उसमें जाने की कोशिश करें कि जो भी आपके अकॉर्डिंग सूट करता है। जैसे मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, और इस बहाने मैंने हज़ारों जिंदगियां जो हैं जी ली, क्योंकि आपने किताबें पढ़ी, किताबों में इतने किरदारों की कहानी आपने देखी है, तो उस तरीके से जो विजन है आपका फिर बहुत ब्रॉड हो जाता है। आप एक नॉवल खत्म करती हैं और नॉट द सेम पर्सन, क्योंकि यू आर ऑलवेज वेरी अपडेटेड। करेक्ट। और उसी तरीके से आप अपने आप को खोजते हैं, और जब आप बहुत फंसें तो कोई ऐसी हेल्प ले लें, किताब हो गया, या फिर उससे ज़्यादा अगर जैसे हम डिप्रेशन की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो उसमें आप हेल्प मांगने से ना शर्माई नहीं, गो फॉर थेरेपी, है ना? एक्चुअली सभी लोगों को जो है थेरेपी जाना चाहिए जब भी उन्हें महसूस होता है। उस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, एक वो सोशल टैबू नहीं मानना चाहिए, क्योंकि थेरेपी का ये होता है कि जो डिसीजन आप खुद भी ले सकते हैं, और हो सकता है आप उस डिसीजन पे 8 या 10 महीने में पहुँचें। अगर आप थेरेपी ले रहे हैं, हो सकता है आप 1-1.5 महीने में पहुँच जाएं। True, actually, that थेरेपी, जो आपका थेरेपिस्ट है, जो आपका साइकोलॉजिस्ट है, एनी ऑफ योर कोच, that helps you to move towards the target. Either listen the right story. Exactly. Which is help you. हाँ, तो उसमें फिर आपका वक्त बच जाता है, उस डिसीजन पे आप खुद पहुंचेंगे। हो सकता है थोड़ा वक्त जो है लगा के पहुंच तो जाएंगे ही, बिकॉज लाइफ इज अ कोच। लाइफ इज द बिगेस्ट लाइफ कोच। ट्रू। तो उसमें उस जरिए तक आप पहुंचेंगे, पर वहां तक पहुंचाने वाला एक मिल सकता है जो आपका बहुत वक्त बचा लेगा। जब हम हीरोज जर्नी भी पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि एक हीरो जब हीरो बनता है, भले ही आप दैट वाज कंपैरेटिव माइथोलॉजी, तो एक हीरो के 12 स्टेजेस होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्ड टिल द टाइम यू आर बैक टू द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, जिसमें आपके सेल्फ डाउट आता है। सेल्फ डाउट के बाद आप वापस से आम दुनिया में चले जाते हो, फिर आपको कॉल टू एडवेंचर, कॉल टू एक्शन वापस से आता है, यू आर बैक इन टू द डार्केस्ट फॉरेस्ट। आपको एक कोच मिलता है, एक मेंटर मिलता है, गुरु मिलता है, वो आपको क्राफ्ट के लिए तैयार करता है। देन यू फाइट विद द ड्रैगन। ड्रैगन से आप फाइट करते हो, वो बहुत पेनफुल स्टेजेस होती हैं। उसके बाद यू आर रीबॉर्न, you are kind of reborn, you get the treasure, and then you are supposed to be back to the ordinary world and teach people what you have learned. तो कोई भी हीरो है, कुछ भी जो आपकी चीज़ है, वो पूरी हीरोज जर्नी है, और आपको पेन के थ्रू जाना पड़ेगा। यू विल बी हार्ट ब्रोकन। मतलब अगर शायद वो जो किताब है, बेहतरीन प्ले है वो, एवरी ब्रिलियंट थिंग, ओके, जिसमें एक क्लिनिकली डिप्रेस्ड माँ है और उनका एक बच्चा है, और वो फिर लिस्ट बनाता है कि जिंदगी की सबसे बढ़िया विश लिस्ट कौन कौन सी है,
और उसका जो पूरा निचोड़ निकलता है उस प्ले का, वो ये निकलता है कि जिंदगी में अगर आप बहुत ब्रूटली डिप्रेस्ड नहीं हुए हैं, परेशान नहीं हुए हैं, शैटर्ड नहीं हुए हैं, इट मीन्स आपने अटेंशन नहीं दिया, आपने ध्यान ही नहीं दिया है लाइफ पे. सो इफ यू फील ब्रूटली डिप्रेस्ड, heartbroken, you're shattered, you have finished, you're all broken, it's okay. Then it means you're living life. You're not running away. That's not the end. Yeah, absolutely. जब हम एल्बर्ट कैमू की किताब पढ़ते हैं द मिथ ऑफ सिसिफस, उसमें भी आप ये जो है खोजेंगे कि जैसे हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हैविंग सुसाइडल थॉट्स, ये बहुत कॉमन चीज़ है. What does it mean, suicidal thoughts? आपका दिल करता है अपने आप को ख़त्म करने का. Okay. कई बार आप बहुत परेशान होते हैं, ज़िंदगी ने बहुत जो है प्रॉब्लम्स दे दी हैं. कई बार प्रॉब्लम्स नहीं हैं मगर कुछ और चीज़ें अंदर से हो गई हैं, तो कई बार मेडिकल सिचुएशन होती है सुसाइडल थॉट्स आना. कई बार आप ऐसे बहुत तरीके से परेशान होते हैं और वो बहुत ही पर्सनल थॉट है, वो कुछ सही या गलत नहीं है. जिसमें सिसिफस जो है ग्रीक कैरेक्टर है, जो आपने कई बार आर्टिकल्स वगैरह में भी देखा हो, पिक्चर्स में भी देखा हो. एक इंसान है जो एक पहाड़ पे एक जो पत्थर है वो ढकेल रहा है ऊपर, और उसको ऊपर ले जाके देखना है हाउ डज इट लुक लाइक, और वापस से पत्थर नीचे आ जाता है. एवरी डे जो सिसिफस है वो पत्थर ऊपर ढकेलता है, फिर नीचे आता है. सो उसमें आखिर में यही है कि यू हैव टू इमेजिन as Sisyphus is happy because he is doing everything whatever he could. Interesting. तो यही है कि जब मिथ ऑफ सिसिफस हो गया या फिर हमारी और बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो आपकी हीरोज़ जर्नी पे आके रुकती है. एंड इट्स ओके टू फील इन पेन, बिकॉज पेनफुल स्टेज नहीं होगी तो आप हीरोज़ जर्नी कंप्लीट हो ही नहीं सकती. आज तक आपको कोई ऐसा हीरो नहीं मिलेगा किसी भी, चलिए कंपैरेटिव माइथोलॉजी तो आप छोड़िए, मजहब के सारे किरदार छोड़िए, आप नॉर्मल कोई इंसान देख लीजिए जो अभी बहुत बेहतर ओहदे पर है, बहुत ऊंचाई पे है, हो ही नहीं सकता कि वो बिखरा नहीं हो, टूटा नहीं हो, दिमाग में सुसाइडल थॉट्स नहीं आए हों, या फिर बहुत परेशान ना रहा हो, या फिर होता है ना कि बिल्कुल गोइंग थ्रू द हेल, वो ऐसे डिप्रेस ना रहा हो, पेन में ना रहा हो, तकलीफ के थ्रू आप जाते हैं, तब आप जो है एक हीरो बनते हैं. आपने कभी ऐसे हुआ आपके साथ बहुत डीपली तकलीफ फील करना? आई गेस बहुत बार हुआ है. जब आपकी एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ होती है, सो जो आपकी सुबह होती है उसमें सेल्फ डाउट आपकी यूं घेर लेते हैं, एंड आपको तब भी जो है अपने बिस्तर से उठना है, नहाना धोना है, अपने स्टडी टेबल पे फिर बैठना है और काम करना है. एंड इट्स अ एवरीडे थिंग. Okay. कई बार बहुत प्रेशर आ जाता है, कई बार प्रेशर नहीं होता है, मगर सेल्फ डाउट इज एवरीथिंग डे, I think इज एवरीथिंग स्टफ. ट्रू. वो पेनफुल भी होता है, क्योंकि आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आप कर क्या रहे हो. कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हीरोज जर्नी की हम स्टेजेस की बात करते हैं, एक लंबी सी रोड है जो खत्म नहीं हो रही है, एंड यू फील एज इफ यू आर हिटिंग द वॉल. कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ यार, ये सब कुछ सही कर रही हूँ, रोड बहुत लंबी हो गई है, मेरा संघर्ष इतना लंबा क्यों है, संघर्ष ही खत्म नहीं हो रहा है, हसल खत्म नहीं हो रहा है, हसल कर करके घिस गई हूँ, हसल खत्म नहीं हो रहा है. बट दैट्स द लॉन्ग रोड एंड इट एंड्स, एंड व्हेन इट एंड्स इट्स द ड्रैगन्स केव एंड यू हैव टू फाइट विद द ड्रैगन, एंड देन द पेन स्टार्ट्स. जो आपको लंबी सी रोड पे लग रहा है कि वो पेन है, वो पेन कुछ नहीं है. व्हेन यू विल फाइट विद द ड्रैगन आपकी परेशानियां हो सकती हैं, आप खुद पास्ट के हो सकते हैं, कुछ और परिस्थितियां हो सकती हैं, एंड ड्रैगन कैन बी एनीथिंग फिक्शनल ऑल्सो. और उससे फाइट करना सबसे ज़्यादा पेन लेके आएगा. और जब आप ड्रैगन को हरा दोगे, देन यू विल हैव द ट्रेजर एंड यू विल फील एज इफ यू आर रीबॉर्न. Okay, all right. That's all, I think. Okay. Thank you so much. Thank you so much for your time. I really enjoy having conversation, listening your stories as well as about your journey. Okay. Thank you. You're welcome. I hope this will be inspired to our audience as well. And thank you so much for coming. Thank you so much for choosing me, and all the very best for your YouTube channel. And it was a great conversation. Yeah, me too. Thank you so much. Thank you.